Good afternoon, everyone. एक बार जल्दी से बताएंगे, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक्टिव पैसिव को खत्म करते हैं आज, और उसके बाद फिर आज अपनी प्रैक्टिस करेंगे एक्टिव एक्टिव पैसिव की। ओके, चलिएगा। सब कुछ क्लियर है भाई, चलिए। कहाँ खत्म किया था हमने, एक बार जल्दी से बता देंगे। पुरानी पीडीएफ पता नहीं उसमें मिलेगी नहीं मिलेगी, मुश्किल है आज थोड़ा। बाकी चेक कर लेते हैं एक बार। कितने कॉन्सेप्ट्स हो गए थे? कॉन्सेप्ट्स बता दो, छोड़ो। देखते हैं मिल जाए तो। मिल गई है, मिल गई है। तो चलिए, हमने इसमें एक्सेप्शंस शुरू किए थे। और एक्सेप्शंस में कॉन्सेप्ट नंबर 1, देन कॉन्सेप्ट नंबर 2, देन कॉन्सेप्ट नंबर 3। 3 तक हो गया था आई थिंक, है ना? यस। चलिए, कॉन्सेप्ट नंबर 3 तक हमारा हो गया था। आज हमें स्टार्ट करना है कॉन्सेप्ट नंबर 4 से। ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 4 से हमें आज शुरुआत करनी है। ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कहता है? कॉन्सेप्ट नंबर 4 ये बोलता है कि अगर कोई प्रपोजिशन एक्टिव वॉइस में यूज की गई है वर्ब के साथ, अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब के साथ कोई प्रपोजिशन यूज की गई है, तो उस प्रपोजिशन को आपको पैसिव वॉइस में भी यूज करना है। सेम प्रपोजिशन को, बस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, वो तो लगेगी लगेगी, लेकिन प्रपोजिशन चेंज नहीं होगी। उस सेम प्रपोजिशन को आप पैसिव वॉइस में भी यूज करेंगे। तो यही बोला गया है। इफ इन एक्टिव वॉइस, ऐसे लिखो, इफ देयर इज अ preposition, if there is a preposition with verb, ऐसे लिखो, if in active voice, if in active voice there is a preposition with verb, then use same preposition, then use same preposition with the third form of verb, with the third form of verb। ठीक है। इफ इन एक्टिव वॉइस देर इज अ प्रपोजिशन विद वर्ब, अगर एक्टिव वॉइस में प्रपोजिशन के साथ वर्ब है, देन इन पैसिव वॉइस, देन इन पैसिव वॉइस, देन इन पैसिव वॉइस यूज सेम प्रपोजिशन विद द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर एक्टिव वॉइस में प्रपोजिशन दी गई है वर्ब के साथ, तो पैसिव वॉइस में आपको सेम प्रपोजिशन यूज करनी है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब के साथ प्रपोजिशन दी गई है, अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब के साथ प्रपोजिशन दी गई है, तो पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ उसी प्रपोजिशन का प्रयोग करें। तो पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ उसी प्रपोजिशन का प्रयोग करें।
If in active voice there is a preposition with verb, then in passive voice use same preposition with the third form of verb. ठीक है भाई, क्लियर है? कैसे, अभी समझाती हूँ। देखिए, एग्जाम्पल से आपको ये चीज अच्छे से समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आई डिड नॉट वंडर एट माई सक्सेस। चलो पहले इसकी पैसिव वॉइस बनाओ कि क्या बनेगी, तो बना ही सकते हो आप। डिड नॉट मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते वक्त वॉज वर्ब का यूज करते हैं। चलो बनाओ कैसे बनेगी। आई डिड नॉट वंडर एट माई सक्सेस मतलब मुझे अपनी सक्सेस पे कोई कहते हैं ना कि एकदम से जैसे चौंक जाते हैं या फिर सरप्राइज हो जाते हैं, तो मैं वो नहीं हुआ अपनी सक्सेस को लेके कुछ भी। बताइए। आई डिड नॉट वंडर एट माई सक्सेस, तो यहाँ पे देखिए, डिड नॉट आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, वंडर आपकी मेन वर्ब हो गई, और वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगी हुई है, ये देखिए। ठीक है ना, वर्ब के साथ आपकी प्रेपोजिशन है एक्टिव वॉइस में। तो यही तो कॉन्सेप्ट कह रहा है कि अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब के साथ प्रेपोजिशन है, तो वो सेम प्रेपोजिशन आपको पैसिव वॉइस में भी यूज करनी है, बस किसके साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते वक्त वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आप वैसे भी लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, माई सक्सेस जो लिखा हुआ है ये शुरुआत में आ जाएगा। माई सक्सेस शुरुआत में आ गया। डिड नॉट है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसको बनाते वक्त, चेंज करते वक्त हम वॉज नॉट वर नॉट का, माई सक्सेस सिंगुलर है इसलिए आप यहाँ पे वॉज का यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा देंगे। माई सक्सेस वॉज नॉट वंडर का हो जाएगा वंडर्ड। अब यहाँ पे देखो, जनरली बच्चे क्या गलती करते हैं, माई सक्सेस वॉज नॉट वंडर्ड बाय मी ऐसे बना देंगे। अरे आपको ना ऑप्शन में मिलेगा भी ऐसा लिखा हुआ, ठीक है, एक ऑप्शन आपको पूरे चांसेस हैं कि ऐसा लिखा हुआ भी मिलेगा कि माई सक्सेस वॉज नॉट वंडर्ड बाय मी, एट आप खा जाएंगे। लेकिन आपको यही चीज बस ध्यान रखनी है कि अगर वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन दी गई है एक्टिव वॉइस में, तो वो प्रेपोजिशन फिर आपको पैसिव वॉइस में भी यूज करनी है। और यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप यहाँ पे प्रेपोजिशन लगाएंगे तो फिर बाय नहीं आएगा, बाय भी लगाना है और प्रेपोजिशन भी लगानी है। तो एट बाय मी, तो माई सक्सेस वॉज नॉट वंडर्ड एट बाय मी। ये देखो आपने, ये आपका कॉन्सेप्ट था कि इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, मतलब जो प्रेपोजिशन यहाँ यूज की गई है वो आप यहाँ भी यूज करेंगे, बस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, ये बोला गया था। और प्रेपोजिशन लगाने का मतलब देखो, एक ऑप्शन आपको ऐसा भी मिलेगा, माई सक्सेस वॉज नॉट वंडर्ड एट मी, बाय खा जाएगा बीच में से, तो वो ऑप्शन भी गलत होगा। और एक ऑप्शन आपको ऐसे मिलने के चांसेस है, माई सक्सेस वॉज नॉट वंडर्ड बाय मी, एट बीच में से गायब हो जाएगा। तो ना तो एट को गायब करना है ना बाय को गायब करना है, दोनों लगे रहने देना है। ठीक है, दोनों चीज लगेंगी, कुछ भी एक चीज अगर इसमें से मिसिंग है तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। क्लियर हुई बात? क्लियर हो गई इतनी बात? चलिएगा फटाफट से इसको कॉपी कीजिएगा, फिर हम चीजों को आगे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। हम्म, हो गया? कॉपी कर लियो तो जल्दी से बताएंगे, हो गया कॉपी? चलिए नेक्स्ट देखिए, बनाइए इसकी पैसिव वॉइस। अ कार रैन ओवर अ गर्ल, मतलब एक कार ने गर्ल को कुचल दिया। रैन ओवर मतलब उस पर चढ़ गई, कुचल दिया, ठीक है। तो कार रैन ओवर अ गर्ल, इसकी इसकी आप पैसिव वॉइस बनाइए। देखो रैन लिखा हुआ है, रन रैन रन, तो यहाँ पे रैन आपकी सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो इसको, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है तो इसकी जल्दी से पैसिव वॉइस बनाओ, क्या बनेगी? आप लोग बताएंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगी, जल्दी से बताइए इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी।
सॉरी। बताइए फटाफट से। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। क्विकली आंसर करेंगे सभी लोग। रैन कार रैन ओवर अ गर्ल। चलिए भाई, तो गर्ल सही बनाया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही आंसर आया है काफी लोगों का। देखिए कुछ कुछ का गलत भी है, अपनी गलती मैच कर लेना, ठीक है, अपनी गलती देख लेना कि क्या होगी। अ गर्ल आपका शुरू में आ जाएगा। अब आपको बहुत अच्छे से एक्टिव पैसिव आ गया है, इसलिए बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही है। अ गर्ल, ठीक है। फिर गर्ल सिंगुलर है, उसके लिए वॉज लगाओगे, और रन रैन रन होता है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म रन होती है, सेकंड फॉर्म रैन होती है, और थर्ड फॉर्म फिर से रन होती है। तो मुझे यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज करना है, इसलिए वॉज रन। और मैंने बोला था कि वर्ब के साथ जो प्रेपोजिशन एक्टिव वॉइस में लगी होगी, वही सेम प्रेपोजिशन आपको पैसिव वॉइस में भी यूज करनी है। तो ये ओवर लगाना ना भूले, ठीक है। तो रन ओवर, यहाँ रैन ओवर था, ये रन ओवर हो गया, ठीक है। थर्ड फॉर्म वर्ब की प्लस प्रेपोजिशन, तो ये हो गया अ गर्ल वॉज रैन ओवर बाय, भी जरूर लगेगा, बाय अ कार। क्लियर है भाई? अ गर्ल वॉज रन ओवर बाय अ कार, इस तरीके से सेंटेंस आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। ही लाफ्ड एट मी। ही लाफ्ड एट मी, बताओ इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। ही लाफ्ड एट मी। चलिए, मी का क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ यूज करते हैं वॉज। लाफ की थर्ड फॉर्म यहाँ ऑलरेडी, सेकंड फॉर्म भी यही होती है, थर्ड फॉर्म भी यही होती है। आई वॉज लाफ्ड, जो ये लाफ्ड एट यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, तो ये प्रेपोजिशन यहाँ लगाना ना भूलें आप, ठीक है। तो आई वॉज लाफ्ड एट, आई वॉज लाफ्ड एट बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम। आई वॉज लाफ्ड एट बाय हिम। क्लियर है भाई? आई वॉज लाफ्ड एट बाय हिम, इस तरीके से बन जाएगा। सभी को बात समझ आ रही है? अब देखो, जैसे आपने यहाँ पे सब में क्या किया, लाफ डेट भी लिख रहे हो, साथ में बाय भी लगा रहे हो, ठीक है, बाय प्लस सब्जेक्ट भी लगा रहे हो, ठीक है। मतलब बाय इधर आके ऑब्जेक्ट फॉर्म हो गई, लेकिन वैसे ये सब्जेक्ट आपका यहाँ पे आया है ना, इसीलिए बोला जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप एट भी लगा रहे हो, बाय भी लगा रहे हो, लाफ डेट भी यहाँ पे देखो, रन ओवर भी लगा रहे हो, बाय भी लगा रहे हो। और यहाँ पे देखो आप वंडर्ड एट भी लगा रहे हो, साथ में बाय भी लगा रहे हो, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जहां पे आपको बाय नहीं लगाना है, तो बाय प्लस सब्जेक्ट कुछ वर्ब के साथ आप नहीं यूज करते हैं, यहाँ तो आपने करा, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होंगी जिनके साथ आप बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। मतलब ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको कि इसके बाद, जैसे आप लाफ डेट के बाद तो लगाना है, बट आपको वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, उसके बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट आ जाएगा, बाय की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा। तो वो कौन कौन सी अब हम लिखेंगे, जैसे यहाँ तो आपने लगाया, बट कहाँ नहीं लगाना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा उसी को लेके है, फोर्थ था ना ये, हाँ, तो फिफ्थ कॉन्सेप्ट हमारा उसी के बारे में बात करेगा कि डू नॉट यूज फॉलोइंग, डू नॉट यूज बाय प्लस सब्जेक्ट विद द फॉलोइंग वर्ब्स। तो कॉन्सेप्ट नंबर 5 जो है, डू नॉट यूज बाय प्लस सब्जेक्ट विद द फॉलोइंग वर्ब्स, साथ साथ कॉपी कीजिए, साथ साथ कॉपी कीजिए अभी आप, विद द फॉलोइंग वर्ब्स, कि इन वर्ब्स के साथ आप बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज
नहीं करेंगे। वर्ब्स कौन कौन सी है वो देखेंगे हम यहाँ पे, किस किस के साथ नहीं लगाना है। देखो अगर आपको लिखा मिलता है अलार्म्ड एट, तो आप यहाँ पे बाय नहीं यूज करेंगे। अलार्म्ड एट के बाद डायरेक्टली क्या आ जाएगा, बाय नहीं आएगा, डायरेक्टली जो कुछ भी आगे ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। बाय नहीं लगाओगे इस केस में आप। अलार्म्ड एट हो गया, अनॉयड एट हो गया। जैसे ही इज अनॉयड एट मी, डायरेक्टली बोलोगे अनॉयड एट बाय मी, ऐसे नहीं बोलोगे, ठीक है। चलो, अनॉयड एट हो गया। फिर आपका डिसगस्टेड विद। अब प्रेपोजिशन ध्यान रखिएगा, इनके साथ यही प्रेपोजिशन यूज की जाती हैं। फिक्स प्रेपोजिशन की पूरी पीडीएफ दी है आपको, उसको पढ़ना है आपको, ठीक है। तो अलार्म के साथ एट यूज किया जाता है, अनॉय के साथ एट यूज किया जाता है, ये फिक्स प्रेपोजिशन है। यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनके साथ यही यही प्रेपोजिशंस यूज की जाती हैं। तो डिसगस्टेड विद होता है, अनॉयड एट होता है, अलार्म्ड एट होता है, इसी तरीके से यूज की जाती है। कंटेन्ड इन होता है, शॉक्ड एट होता है, लाइंड विद होता है, और इनके साथ आपको बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं लगाना है, ठीक है। सेटिस्फाइड विद होगा, इसके साथ भी आप बाय का यूज नहीं करेंगे। प्लीज्ड विद के साथ भी आप बाय का यूज नहीं करेंगे। एनगल्फ्ड विद, एनगल्फ्ड इनके साथ भी आप बाय का यूज नहीं करेंगे। एनगल्फ का मतलब क्या होता है, निगल लेना, किसी चीज को निगल जाना, ठीक है, निगल लेना। निगल लेना, ठीक है भाई। उसके बाद आपका डिस्प्लीज्ड हो गया, और आपका ऑफेंडेड विद हो गया। तो ये सब है जिनके बाद आप नहीं लगाएंगे प्रेपोजिशन। ऑफेंडेड का मतलब क्या होता है, बुरा मानना। चलिए लिख लीजिए, इन सब के साथ आप बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। क्योंकि फिक्स प्रपोजिशन लगाओगे आप इनके साथ, तो जब फिक्स प्रपोजिशन आएंगे तो फिर बाय का क्या काम रह गया, है ना। तो यही इन्हीं से काम चलेगा बस। हाँ, ये एक्सेट्रा इसीलिए तो लिखा है, इसमें और भी आ जाएंगी। जैसे सरप्राइज्ड एट भी आ जाएगा यहाँ पे, सरप्राइज के साथ फिक्स प्रपोजिशन एट आ गई आपकी। हाँ वेरी नाइस। एनॉयड एट भी होता है, एक बच्चा कह रहा है एनॉयड विद भी होता है, दोनों आप लोगों को तो प्रेपोजिशन में करवा रखा है ना, तो फिर मतलब बाय नहीं आएगा। एनॉयड एट अगर किसी चीज पे गुस्सा आ रहा है, एनॉयड विद अगर किसी पर्सन से गुस्सा हो, ठीक है, तो दोनों लिख सकते हो आप यहाँ पे, एनॉयड एट और विद। ऐसे करके आप ऐसे भी लगा सकते हो कि भाई दोनों में से कुछ भी लगा लोगे सिचुएशन के हिसाब से, जहाँ पे विद की जरूरत होगी वहां पे विद की, और जहाँ पे एट की जरूरत होगी वहां पे एट की, बट यहाँ पे बाय नहीं आएगा, ठीक है ना। कंटेन्ड इन मैंने लिखवा दिया है। और आप लोगों को एक मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ठीक है, याद करो। बताया था ना कि नो के साथ भी बाय नहीं आता, नोन टू मी, एग्जाम्पल्स भी पीछे करवाए थे, है ना। तो नोन के साथ यहाँ पे आप टू का यूज करेंगे, नोन टू होगा, यहाँ पे भी नोन बाय नहीं होगा, नोन अपने साथ टू लेगा। इसी तरीके से एडिक्टेड टू होता है, और भी आ जाएंगी, मैंने इसीलिए जो जो चीजें कुछ कुछ ध्यान में नहीं आई वो आप बाद में फिक्स प्रपोजिशन से रिलेटेड जो भी होगा मतलब सब आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एडिक्टेड टू हो गया, एडिक्टेड टू।
लिख लिया? अगर लिख लिया हो तो मुझे बता देना भाई, फिर मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है। हो गया? चलो बनाओ फटाफट से। हर डेथ शॉक्ड मी। हर डेथ शॉक्ड मी, उसकी डेथ ने मुझे शॉक कर दिया। हर डेथ शॉक्ड मी, इसका आप लोगों को पैसिव वॉइस बनाना है, बनाइए। वेरी नाइस, तो यहाँ पे बच्चों का आंसर आया है, एकदम सही आंसर किया है ना। देखो मी का हो जाएगा आई, और यहाँ पे शॉक्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को हम वॉज यूज करेंगे। फिर शॉक्ड थर्ड फॉर्म होती है, तो यहाँ पे आई वॉज शॉक्ड बाय हर डेथ नहीं आएगा। शॉक्ड जो होता है वो अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेता है, दैट इज एट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई वॉज शॉक्ड एट हर डेथ। आई वॉज शॉक्ड एट हर डेथ। तो यहाँ पे बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि आई वॉज शॉक्ड बाय हर डेथ नहीं होगा, आई वॉज शॉक्ड एट हर डेथ होगा। अब यहाँ से एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान से समझना, तो मैं बोलूंगी अब, ठीक है। अब आप सोचिए कि यहाँ पे मैंने आई वॉज शॉक्ड एट हर डेथ लिखा, मैंने यहाँ पे आई वॉज शॉक्ड एट बाय हर डेथ दोनों चीज क्यों नहीं लिखी? अभी आप कहोगे मैम पीछे भी तो आपने लाफ्ड एट लिखा था, बट वहां पे बाय भी लगाया था। पीछे देखो यहाँ पे यहाँ पे ही लाफ्ड एट मी था ना, तो मैंने यहाँ पे आई वॉज लाफ्ड एट बाय हिम लगाया था। ठीक है, लाफ्ड एट भी लिखा था और फिर यहाँ पे बाय भी लगाया था। लेकिन वो कॉन्सेप्ट सोच देखिए क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आपको एक्टिव वॉइस में वर्ब प्लस प्रेपोजिशन दी हुई है, पहले से ही दी हुई है, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन आपको ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में दी गई है, तो फिर पैसिव वॉइस में आपको सेम प्रेपोजिशन यूज करनी है। तो आपने तो जो एक्टिव वॉइस में लिखी हुई थी वो प्रेपोजिशन तो आपको लिखनी थी पैसिव वॉइस में, तो बाय तो आपने अलग से ऐड किया है। प्रेपोजिशन तो पहले से ही थी ना आपके पास, तो आपने वही प्रेपोजिशन को पैसिव वॉइस में यूज करना था, ये वो कॉन्सेप्ट था। बट यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे प्रेपोजिशन आपको दी हुई नहीं होगी। हर डेथ शॉक्ड मी लिखा हुआ है, प्रेपोजिशन दी तो नहीं ना, लेकिन आपको पता है कि शॉक्ड अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेता है, तो आपसे यहाँ पे प्रेपोजिशन ऐड कर देंगे और बाय नहीं लगाएंगे। ठीक है, आपने यहाँ पे खुद से प्रेपोजिशन ऐड की है, तो फिर बाय यहाँ पे नहीं आएगा। तो आई वॉज शॉक्ड एट हर डेथ, दोनों सेंटेंसेस में ये डिफरेंस है, यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं दी गई है, आपको पता है कि शॉक के साथ एट लगाया जाता है, तो आपने यहाँ पे खुद से प्रेपोजिशन लगाई है। ठीक है, आई वॉज शॉक्ड एट हर डेथ। जैसे कि मैंने बोला, योर बिहेवियर, योर बिहेवियर अनॉयड मी, तुम्हारा बिहेवियर मुझे अनॉयड करता है, चिड़चिड़ा करता है, परेशान करता है। तो देखो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अनॉयड मतलब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, तो आई के साथ यहाँ पे वॉज आ जाएगा, आई वॉज अनॉयड। अब देखो, आप लोगों को प्रेपोजिशन में समझाया था, सिखाया था कि अनॉय जो होता है वो अपने साथ एट भी लेता है और अपने साथ विद भी लेता है। एट तब लेगा जब हम किसी चीज से गुस्सा हैं, ठीक है, और विद तब लेगा जब हम किसी पर्सन से गुस्सा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आई वॉज अनॉयड,
एट योर बिहेवियर अनॉयड मी, आई वॉज अनॉयड एट योर बिहेवियर। ठीक है, तो एट योर बिहेवियर, क्योंकि यहाँ पे बिहेवियर पे गुस्सा होने की बात हो रही है, तो बिहेवियर के लिए हम एट का यूज करेंगे। ठीक है, बिहेवियर के लिए हम एट का यूज करेंगे, बाय का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो एनॉय एट किसी चीज पर गुस्सा आ रहा है, एनॉय विद किसी पर्सन से गुस्सा आ रहा है, तो मुझे तुम्हारे बिहेवियर से गुस्सा आ रहा है, तो आई वॉज एनॉयड एट योर बिहेवियर। तो देखो यहाँ पे बाय नहीं लगाओगे आप, क्योंकि आपने यहाँ पे एनॉयड को उसकी फिक्स प्रेपोजिशन दे दी है। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल पर्सन वाला भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको नोट कर लिया, आप लोगों ने इसको कॉपी करो जल्दी से। जल्दी से लिखिए। हो गया? तो चलो अगर मैं ऐसे बोल दूं, ऐसे ना बोल के, यू अनॉय मी, यू अनॉय मी, तो मुझे परेशान करते हो, तुम मुझे चिड़चिड़ा कर देते हो। अब देखो यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पे आई का क्या, मी का क्या हो जाएगा, आई। अनॉय मी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो आई एम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो आपको पता है इस एम आर का यूज करते हैं प्लस थर्ड फॉर्म, तो आई एम एनॉयड, आई एम एनॉयड। अब यहाँ पे देखो एट नहीं आएगा, क्योंकि किससे चिड़चिड़े हो रहे हो आप, किसी पर्सन से चिड़चिड़े हो रहे हो, तो जब पर्सन होगा तो आई एम एनॉयड विद यू, आई एम एनॉयड विद यू। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एनॉयड जब किसी पर्सन से, एनॉय विद जब किसी पर्सन से, एनॉयड जब किसी चीज से। क्लियर हुई बात? सॉरी। हो गया? चलो कौन सा कॉन्सेप्ट नंबर था ये, फिफ्थ। सिक्स पे मूव करते हैं अब हम, सिक्स पे। कॉन्सेप्ट नंबर सिक्स, लेट्स सी क्या कहता है। कॉन्सेप्ट नंबर बहुत सिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी पैसिव वॉइस बहुत ही कम बच्चे बना पाते हैं, और मेंस में जनरली देखने को मिलती है। ठीक है, जनरली इसका क्वेश्चन जो है वो मेंस में देखने के लिए मिला है, या सीपीओ वगैरह के एग्जाम में, या सीडीएस में, अच्छे लेवल पे एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। लेकिन करना हमें ये भी है, देखिए सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस की पहले बात कर रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव, ये फॉर्मेट आपको मिल रहा है। ठीक है,
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव, ये फॉर्मेट आपको अगर एक्टिव वॉइस में मिल रहा है तो जब आप उसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाते वक्त सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, एडजेक्टिव लगाएंगे, प्लस व्हेन लगाएंगे, प्लस प्रोनाउन आएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस आप लोगों की फिर से वर्ब आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसलिए यहाँ पे आप लोग V3 लिख लीजिए डायरेक्ट। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद मतलब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, और मेन वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, लिखो पहले, फिर मैं इसको अच्छे से समझाती हूँ। देखो, और इसमें क्या होगा, जो आपकी ये वाली वर्ब होगी, ठीक है, जो आपकी ये वाली वर्ब होगी, ये तो यहाँ पे मेन वर्ब होगी। ठीक है, और ये वहां यहाँ पे ये क्या होगी आपकी, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी। मेन वर्ब इसके बाद लिखी जा रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन ये वाली वर्ब और ये वाली वर्ब दोनों सेम होंगी। ठीक है, ये और ये दोनों सेम होंगी, और जो यहाँ पे मेन वर्ब यूज की गई होगी ना सेंटेंस में, वो वर्ब आप यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे ना, यहाँ पे इसको यूज करोगे, बीच में नहीं यूज करोगे। तो इसका मतलब ये वाली ये लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ये मेन वर्ब होगी और वहां पे वो हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे ये मेन वर्ब होगी और वहां पे वो हेल्पिंग वर्ब होगी, लेकिन ये दोनों वर्ब सेम रहेंगी। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल समझाऊंगी किस तरीके से बनाने होते हैं इस तरह के सेंटेंसेस, पहले आप जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिया? देखिए, मैंने बोला रोज स्मेल्स स्वीट, रोज स्मेल्स स्वीट। अभी कोई नहीं लिखेगा, नोटबुक पेन अगर लेके बैठे हो तो रख दो साइड में। ठीक है, कोई नहीं लिखेगा अभी, अब जब मैं बाद में नोट करने का टाइम दूंगी उस टाइम में नोट करना, अभी बिल्कुल नहीं लिखना है, नहीं तो पक्का नहीं समझ आएगा। रोज स्मेल्स स्वीट, आपके हिसाब से इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी, जल्दी से बना के भेजिए फटाफट से, बहुत कम समय आपके पास, जल्दी से बना के भेजिए कि इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी। बनाओ, आपके हिसाब से क्या पैसिव वॉइस बननी चाहिए, क्विकली आंसर करेंगे सभी लोग। बताइए भाई। तो किसी भी बच्चे ने सही आंसर यहाँ पे नहीं किया है अभी तक, तो गलत ही आंसर आ रहा है, जितनों का भी आया है सबने गलत किया है। कोशिश कीजिए, आपके ऊपर सामने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर आपके सामने है, उसकी भी मदद ले सकते हैं आप। वेरी नाइस, मृदुल ने यहाँ पे सही सही बनाया है, बहुत अच्छा। और बताइए, रोहित का भी सही है, वेरी नाइस। गिने चुने बच्चे हैं जो सही आंसर करते हैं, बाकी सब गलत वाली है मैक्सिमम। मृदुल ने सही बनाया, मृदुल, लेकिन स्मेल्ड नहीं, स्मेल्ट होता है, थर्ड फॉर्म जो होती है ना स्पेल की, दैट इज स्मेल्ट, नॉट स्मेल्ड। चलिए, श्रुति का भी सही है, दीपेश का भी सही है, वेरी नाइस, और बाकियों का गलत है। गलत वालों के नाम मैं नहीं लूंगी, जिनकी गलती है अपने आप देख लेना भाई, ठीक है। रूपक, रूपक रूपक है एक बच्चा, उसका भी सही है, वेरी नाइस। चलिए भाई, देखते हैं किस किस का सही किस किस का गलत है, मैच कर लेना अपना। ठीक है, देखो, मैंने बोला सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव, तो ये सब्जेक्ट हो गया आपका। ठीक है, ये आपकी वर्ब हो गई और ये आपका एडजेक्टिव हो गया। जब भी आपको इस तरीके का फॉर्मेट देखने के लिए मिले, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव वाला, तो आप उसको किस तरीके से बनाएंगे, आप उसको बनाएंगे, जो ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यही यहाँ का यहीं लिखा रहेगा, रोज है तो रोज ही लिखा रहेगा।
ठीक है, रोज है तो रोज ही यहाँ पे लिखा रहेगा। फिर देखो यहाँ पे आप वर्ब लगाओगे और ये वर्ब आपकी सेम रहेगी। ठीक है, और जो यहाँ पे स्मेल लिखा हुआ है, भाई जो मेन वर्ब है उसको तो सेंटेंस में एक बार ही लिखोगे ना, ये तो नहीं यहाँ पे लिख दोगे स्मेल्ट और फिर लास्ट में भी लिख दोगे। तो इसकी थर्ड फॉर्म तो यहाँ बन के चली जाएगी, इसकी जो थर्ड फॉर्म है ये तो यहाँ बन गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यहाँ गई, तो स्मेल्ट तो लास्ट में चला जाएगा। तो रोज के हिसाब से आप यहाँ पे क्या करेंगे, रोज सिंगुलर है इसलिए आप यहाँ पे इज का यूज करेंगे। ठीक है, रोज इज। फिर देखो रोज इज एडजेक्टिव क्या हो गया यहाँ पे, स्वीट, रोज इज स्वीट। ठीक है, फिर वेन लगाएंगे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वेन। ठीक है, फिर प्रोनाउन, प्रोनाउन के का क्या मतलब है, जो भी नाउन के लिए आएगा, नाउन यहाँ पे क्या है रोज, रोज के लिए क्या लगाओगे, इट का यूज करोगे। प्रोनाउन वही तो होता है जो नाउन के लिए आता है, और नाउन यहाँ पे रोज है तो रोज के लिए इट लगा दोगे। तो रोज इज स्वीट व्हेन इट इज, क्योंकि देखो प्रोनाउन के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इट के हिसाब से सिंगुलर हो जाएगी, तो व्हेन इट इज, और फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, स्मेल, स्मेल की थर्ड फॉर्म स्मेल्ट होगी, तो व्हेन इट इज स्मेल्ट। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। अब देखो जो ये मेन वर्ब थी स्मेल, ये तो आपने लास्ट में लगा दी, इसकी थर्ड फॉर्म लग गई स्मेल्ट यहाँ पे। और ये देखो जरा, ये दोनों की दोनों यहाँ पे सेम है, रोज इज स्वीट, यहाँ भी इज लिखा हुआ है, व्हेन इट इज स्मेल्ट यहाँ भी इज लिखा हुआ है। पर दोनों इज में क्या डिफरेंस है, दोनों इज में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जो इज लिखा हुआ है ये आपकी मेन वर्ब है, और यहाँ पे जो इज लिखा हुआ है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। क्योंकि मेन वर्ब तो ये लिखी है ना आगे, देखो ये मेन वर्ब है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और ये आपकी इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। तो जब भी आपके पास ऐसा ऐसा सेंटेंस आपको नजर आए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव की फॉर्म में, तो वो इसी तरीके से आप लोगों को बनाना है। अभी मैं एक दो एग्जांपल्स और लिखूंगी, उससे और क्लैरिटी आ जाएगी, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो हो गया, नेक्स्ट देखो, क्यूनाइन टेस्ट्स बिटर, इसकी बनाओ, इसको बनाओ, कैसे बनाओगे, जल्दी से बनाना फटाफट से। बस बना देंगे अब हम इजीली आराम से। देखो सब्जेक्ट क्यूनाइन है तो वो यहाँ पे ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा, सिंगुलर है तो यहाँ पे इज आ जाएगा, क्यूनाइन इज बिटर, एडजेक्टिव लगा दिया फिर मैंने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव, फिर उसके बाद व्हेन लगाना है, फिर प्रोनाउन, प्रोनाउन क्यूनाइन के लिए इट का यूज करेंगे, तो व्हेन इट इज। ठीक है, इट के साथ फिर इज, फिर जो ये टेस्ट है इसकी थर्ड फॉर्म यहाँ आ जाएगी, टेस्ट की थर्ड फॉर्म होती है टेस्टेड, तो व्हेन इट इज टेस्टेड। तो क्यूनाइन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड, इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, क्यूनाइन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसे वॉइस है, ये आपको पता होनी चाहिए कि कैसे आपको बनानी है। ठीक है, ये आप लोगों की मेंस में पूछी गई है काफी बार। चलो और बनाओ, दिस सरफेस, दिस सरफेस feels smooth, this surface feels smooth। देखो दिस सरफेस जो लिखा हुआ है वो एज इट इज सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, दिस सरफेस, फिर सरफेस सिंगुलर है तो यहाँ पे इज लगा दिया, दिस सरफेस इज स्मूथ, स्मूथ एडजेक्टिव है तो यहाँ पे स्मूथ आपका एडजेक्टिव आ गया। तो देखो ये हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव, फिर व्हेन, सरफेस के लिए फिर से इट का यूज करेंगे, फिर इट के लिए इज लगाएंगे, व्हेन इट इज, फील की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फेल्ट, व्हेन इट इज फेल्ट। तो सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट, यहाँ भी इज लगा हुआ है, यहाँ भी इज लगा हुआ है, बट यहाँ पे इज मेन वर्ब है और यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है। सेम सिचुएशन देखो यहाँ पे भी थी। ठीक है, क्लियर है बात सबको, फटाफट से कॉपी कीजिए। और ये जरूरी नहीं है कि आपका प्रेजेंट में ही रहेगा। ठीक है, जैसे हमने तीनों एग्जाम्पल अभी प्रेजेंट के किए हैं ना, यहाँ भी हमने प्रेजेंट स्मेल्स लिखा था,
है ना, यहाँ भी हमने टेस्ट लिखा था, यहाँ भी फील्स लिखा था, तो यहाँ पे इज इसीलिए आ रहा है वो, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है। बट यहाँ पास्ट भी हो सकता है, मैं एग्जांपल पास्ट का भी लिख देती हूँ, ठीक है, कहीं आप ऐसा ना सोचे, मिसअंडरस्टैंड ना कर ले कि ये प्रेजेंट में ही रहेगा हमेशा, यहाँ पे इजी आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि इजी आएगा, वो डिपेंड करेगा। इज तो हम सब्जेक्ट के हिसाब से लगा रहे हैं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो यहाँ पे हम आर कर देते, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रोज की जगह रोजेज होता, है ना, तो रोजेस के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे आर आ जाता, रोजेस आर स्वीट व्हेन, इस तरीके से बन जाता, ठीक है। तो फिर यहाँ पे इट ना आता, क्योंकि रोजेस हो गया ना, तो रोजेस ज्यादा है, तो यहाँ पे फिर दे लग जाता। इस तरीके से आप चेंज कर देंगे उस हिसाब से फिर उसको। चलो मैं बताऊंगी आगे, एग्जाम्पल लिखूंगी अभी, पहले इसको कॉपी कर लो आप। एग्जाम्पल लिख देते हैं, पास्ट का भी लिख देते हैं, ठीक है। हो गया, चलो। देखो, दोज मैंगोज, ज्यादा हो गया ना, प्लूरल लिख दिया मैंने, ठीक है, अब साथ में पास्ट पे बना देती हूँ। दोज मैंगोज टेस्टेड सोर। अब देखो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है, अब उसको इस हिसाब से बनाना, ठीक है। और यहाँ पे भी सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया, अब तक सिंगुलर था, ठीक है। तो देखो, जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यहाँ की यही आ जाएगा, दोज मैंगोज है तो दोज मैंगोज ही आ जाएगा। अब तक आप सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे थे, बट यहाँ पे मैंगोज प्लूरल है, और साथ ही साथ पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट को वॉज वर की हेल्प से बनाते हैं, और मैंगोज प्लूरल है इसलिए यहाँ पे वर आ जाएगा। तो दोज मैंगोज वर सोर, खट्टे थे, ठीक है, मैंगोज कैसे थे, खट्टे थे, तो सोर यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। तो ये आपको ऐसे लिख देना है, यहाँ पे व्हेन लगेगा, फिर उसके बाद आपको प्रोनाउन लगाना होता है, और प्रोनाउन अब तक आप इट यूज कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर था सब्जेक्ट। अब मैंगोज ज्यादा है तो मैंगोज के लिए इट तो लगाओगे नहीं, क्योंकि नाउन इस बार क्या है, मैंगोज है, और मैंगोज ज्यादा है, तो मैंगोज के लिए इट नहीं लगा सकते, तो मैंगोज के लिए क्या लगाएंगे, दे, ज्यादा है ना इसीलिए, तो व्हेन दे। अब यहाँ पे आर मत लगा देना क्योंकि सब कुछ पास्ट में चल रहा है, तो दे के साथ पास्ट है तो यहाँ पे वर, फिर से वर आएगा, ये वाली और ये वाली हेल्पिंग, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, दोनों देखो सेम रहती हैं, ठीक है। तो दोज मैंगोज वर सोर व्हेन दे वर टेस्टेड, टेस्टेड की थर्ड फॉर्म भी यही रहेगी, तो व्हेन दे वर टेस्टेड, इस तरीके से बनेगा। सबको क्लियर है, दोज मैंगोज वर सोर व्हेन दे वर टेस्टेड, ऐसे बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, जैसे मैं पीछे वाले सेंटेंस को अगर ऐसे लिख देती, रोजेस स्मेल्ड की जगह स्मेल्ट कर देती मैं, रोजेस स्मेल्ड स्वीट, तो कोई दिक्कत भी नहीं थी, उसी हिसाब से बना देते फिर हम उसको, ठीक है। तो मैं बोल देती रोजेस, अब ये पास्ट है तो वर लगा दूंगी रोजेस के लिए, रोज ज्यादा है तो वॉज नहीं आएगा, वर आ जाएगा, रोजेस वर स्वीट व्हेन, अब यहाँ पे रोजेस है तो यहाँ पे इट नहीं लगा सकते, अब दे लगाएंगे, व्हेन दे वर स्मेल्ट, व्हेन दे वर स्मेल्ट, ऐसे बन जाएगा। तो देखो, ये वाली और ये वाली आपकी सेम रहेगी, बट इस केस में ये मेन वर्ब है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। समझ आई बात? हम समझाएंगे तो समझ कैसे नहीं आएगी, ये बताइए तुम हमको। हो गया, चलिएगा। तो ये आपका था कॉन्सेप्ट नंबर 6। लेट्स मूव टू द कॉन्सेप्ट नंबर 7। कॉन्सेप्ट नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 7 क्या कहता है?
कॉन्सेप्ट नंबर 7 में पहले एग्जांपल्स लिखूंगी, बस 2 लाइन छोड़नी है और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। एक सेंटेंस है आपके पास लेट अस प्ले, लेट वाले सेंटेंसेस, ठीक है। और एक सेंटेंस है आपके पास लेट मी प्ले, लेट मी प्ले। एक सेंटेंस है लेट अस प्ले और एक सेंटेंस है लेट मी प्ले। इन दोनों की पैसिव वॉइस आप कैसे बनाएंगे, कोई स्टूडेंट बना के बता सकता है? लेट अस प्ले की पहले फर्स्ट वाले की बताओ, लेट अस प्ले की पैसिव वॉइस कैसे बनेगी? बताइए भाई। चलिए, आपके पास नेक्स्ट इवेंट बना हुआ है, जल्दी से उसमें आ जाइए, हम उसमें जानेंगे कि इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, ठीक है। फटाफट से आ जाइए उस इवेंट में।